हाय दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज का इंडेक्स क्या है और इंडेक्स के हिसाब से हम लोग शेड्यूल बाय शेड्यूल आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स को, कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हमारी रणनीति क्या होगी, इसके बारे में हम लोग इंडेक्स में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास लेखन। फिर उसके बाद हम लोग यूरोपीय व्यापार का उद्भव तथा विकास के बारे में पढ़ेंगे। फिर अध्याय 3 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रथम चरण पढ़ेंगे, जिसमें वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813 तक था। फिर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण पढ़ेंगे, जिसमें वाणिज्यिक चरण 1813 से 1858 तक का था। फिर इसी में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तृतीय चरण पढ़ना है, जो वित्तीय चरण है, जो 1858 तथा उसके पश्चात का भारत है। फिर इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग भाग 2 में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर इस इंडेक्स में क्या क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। इस इंडेक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्पत्ति कैसे भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। फिर उसके बाद जनजातीय एवं किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। फिर 1857 का महाविद्रोह के बारे में जानेंगे। फिर समाज तथा धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर छठा अध्याय में 1858 तथा 1935 के बीच महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम को देखेंगे। फिर गांधी का उदय को देखेंगे। फिर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का उदय देखेंगे। फिर साहित्य एवं सांस्कृतिक आंदोलन के बारे में जानेंगे। फिर स्वतंत्रोत्तर भारत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए आज के अध्याय के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा लेसन है आधुनिक भारत का इतिहास लेखन। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन में 3 बुनियादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। ये हैं साम्राज्यवादी व नव साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले लॉर्ड मिंटो आदि वायसरायों की उद्घोषणाओं में उभर कर सामने आया। पहली बार इसे वेलेंटाइन सिरोल, रॉलेट समिति की रिपोर्ट, वर्मी लॉवेंट एवं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आदि के द्वारा सुनियोजित रूप से रखा गया। सबसे पहले एक अमेरिकी विद्वान ब्रूस टी मैककुली द्वारा इसे सैद्धांतिक आधार प्रदान किया गया 1940 ईस्वी में। आगे पर्सिवल स्पियर, रेगिनाल्ड कुपलैंड, अनिल सील, जे गहलर आदि ने इस दृष्टिकोण को अपनाया, परंतु कुपलैंड और स्पियर ने इसके उदारवादी रूप को प्रस्तुत किया। अनिल सील और उनके अनुयायियों ने 1968 के पश्चात साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का वह अनुदारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे लोकप्रिय रूप में कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से जाना जाता है। इतिहास लेखन का कैम्ब्रिज स्कूल भारत में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा के रूप में उपनिवेशवाद के अस्तित्व को नकारता है। कैम्ब्रिज इतिहास लेखकों ने उपनिवेशवाद को केवल विदेशी शासन के रूप में देखा। साथ ही वे यह भी नहीं मानते कि भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के लिए उपनिवेशवादी पद्धति का अंत आवश्यक था। अतः इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या इस तथ्य की अस्वीकृति पर आधारित थी कि भारतीय जनता एवं औपनिवेशिक शासक के हितों में किसी प्रकार का मौलिक विरोधाभास था, और यह भी कि इस मौलिक विरोधाभास ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास में किसी प्रकार की भूमिका निभाई। अतः वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के संघर्ष को एक छद्म संघर्ष मानते हैं। कैम्ब्रिज इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था, बल्कि वे मानते हैं कि जिसे भारत के नाम से जाना जाता है वह वस्तुतः विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों और हितों का समूह था। भारत विभिन्न पहचानों यथा ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, आर्य और भद्र लोक आदि पहचानों में विभाजित है। अनिल सील कहते हैं कि भारतीय राजनीति इन्हीं हित समूहों के इर्द गिर्द चक्कर काटती थी। इनके विचार में यह तथ्य भारतीय राष्ट्रवाद को चीन, जापान, मुस्लिम देशों और अफ्रीका के राष्ट्रवाद से अलग करता है। फिर सवाल यह पैदा होता है कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो किसके हितों का प्रतिनिधित्व करता था? इसके जवाब में कैम्ब्रिज इतिहासकारों का कहना है कि यह कुलीन समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। भारतीय राष्ट्रवाद पर अनिल सील
बंगाल पर अमेरिकी इतिहासकार ब्रूमफील्ड एवं कुछ समय तक गांधी के उदय पर जूडिथ ब्राउन के लेखन ने ऐसा चलन चलाया जिसमें राष्ट्रवाद की व्याख्या असमान विकास एवं समानता जाति पर आधारित प्रांतीय अभिजात समूहों की प्रतियोगिता के परिप्रेक्ष्य में की जाती है। ये अभिजात समूह थे बंगाली भद्रलोक, चित्पावन ब्राह्मण और हिंदी भाषा अथवा आंध्र के क्षेत्र के उप अभिजात समूह। उनके विचार में राष्ट्रवाद रोजगार संबंधी कुंठा जैसी अत्यंत संकीर्ण एवं स्वार्थी भौतिक अभिप्रेरणाओं से परिचालित था। अनिल सील का मानना है कि राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश अनुकंपा प्राप्त करने के लिए एक अभिजात गुट का दूसरे अभिजात गुट के विरुद्ध संघर्ष था और राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव एवं विकास में ब्रिटिशों की मुख्य भूमिका यह थी कि ब्रिटिश शासन ने पारस्परिक ईर्ष्या एवं संघर्ष को तीव्र कर दिया। उसने नए क्षेत्रों एवं संस्थाओं का सृजन किया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई। सील, गलहर और उनके अनुयायियों ने उस आधार को भी स्पष्ट किया जिस पर इस अभिजात गुटों का निर्माण हुआ था। इस लेखकों ने ब्रिटिश इतिहासकार लेविस नेमियर के दृष्टिकोण को ही अपनाया और इस मत की पुष्टि की कि संरक्षित संबंधों के आधार पर इन अभिजात गुटों का निर्माण हुआ। उन्होंने यह सिद्धांत आरोपित करने की कोशिश की कि चूंकि ब्रिटिश ने क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर पर प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विस्तार किया तथा क्षेत्रीय कुलीनों ने उन संरक्षक और संरक्षितों के जिनके हितों का वे संवर्धन करते थे संगठित कर क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति प्रारंभ की, अतः भारतीय राजनीति की शुरुआत इस संरक्षित समूहों के आधार पर हुआ। क्रमिक रूप में बड़े नेताओं का उद्भव हुआ और इन नेताओं ने दलालों के रूप में क्षेत्रीय कुलीनों की राजनीति में समन्वय स्थापित किया। अतः कालांतर में अखिल भारतीय दलालों का उद्भव हुआ। सफलतापूर्वक स्वहितों की समृद्धि के लिए भारतीय दलालों को प्रांतीय स्तर के दलालों की जरूरत थी और क्षेत्रीय स्तर के दलालों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज इतिहासकारों की दृष्टि प्रारंभ से ही दूषित रही है। हाँ, इन इतिहासकारों के शोधों का फायदा अन्य इतिहासकारों ने उठाया। दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है। ब्रिटिश शासनकाल में इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व लाला लाजपत राय, एस.सी. मजुमदार, पट्टाभी सीतारमैया, आर.जी. प्रधान, सुरेश नाथ बनर्जी, C.F. एंड्रयूज, गिरिजा मुखर्जी आदि कर रहे थे। राष्ट्रवादी इतिहासकार उपनिवेशवाद के शोषक चरित्र की समझ प्रदर्शित करते हैं, किंतु कुल मिलाकर वे महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीयता या स्वतंत्रता के विचार के प्रसार एवं उनके मूर्तिकरण का परिणाम था। राष्ट्रवादी इतिहासकारों की दृष्टि में राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की भागीदारी बहुत प्रभावपूर्ण एवं स्वाभाविक थी, क्योंकि मूलतः सभी भारतीयों के हित सदैव विदेशी सत्ता के विरोधी ही थे। केवल चमत्कारी नेता की कमी थी, परंतु उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि उन्होंने वर्ग या जाति के संदर्भ में भारतीय समाज के आंतरिक विरोधाभास को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा की कि राष्ट्रीय आंदोलन सभी भारतीयों के हितों का समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता था। वे प्रायः तथ्यों की व्याख्या में वही दृष्टिकोण अपनाते देखे जाते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दक्षिणपंथी रुझान वाला समूह अपनाता है और उसे वह राष्ट्रीय आंदोलन का ढंग बताने की भूल करते हैं। मार्क्सवादी लेखन। आगे मार्क्सवादी इतिहासकार लेखन का उद्भव हुआ। इसकी आधारशिला रजनीपाम दत्त, M.N. रॉय, A.R. देसाई आदि ने रखी। साम्राज्यवादी लेखन के विपरीत मार्क्सवादी लेखन स्पष्ट रूप से आरंभिक विरोधाभास और एक बनते हुए राष्ट्र की प्रक्रिया की समझ प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विपरीत मार्क्सवादी इतिहासकार भारतीय समाज के आंतरिक विरोधाभास को स्पष्ट करते हैं, परंतु उसमें से अधिकतर और विशेषकर रजनीपाम दत्त प्रारंभिक साम्राज्यवाद विरोधी विरोधाभास और द्वितीयक आंतरिक विरोधाभास के प्रति अपने रुख में एकीकरण स्थापित नहीं कर पाते हैं और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को वर्ग या सामाजिक संघर्ष का दर्जा देते हैं। वे राष्ट्रीय आंदोलन को संरचनाबद्ध बर्जुआ आंदोलन मानते हैं। वे राष्ट्रीय आंदोलन के वर्गीय चरित्र की व्याख्या भी संघर्ष की विधि एवं प्रकार के संदर्भ में अर्थात इसके अहिंसक चरित्र के संदर्भ में करते हैं तथा इस संदर्भ में भी करते हैं कि नेतृत्व ने कैसे पीछे हटने की युक्ति एवं समझौते की नीति अपनाई। कुल मिलाकर
मार्क्सवादी लेखक भी एक संतोषप्रद विकल्प देने में असफल रहे, क्योंकि आमतौर पर इसका लेखन अति सामान्य होता था और कभी कभी इनका वर्ग विश्लेषण कुछ अधिक ही यांत्रिक हो उठता था। आगे कुछ इतिहासकार जो मार्क्सवादी परंपरा के अंतर्गत ही लिखते रहे हैं और जिनमें बिपिन चंद्र प्रमुख हैं, अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाते देखे जाते हैं। वे औपनिवेशिक भारत में विरोधाभास का स्वरूप, प्रारंभिक और द्वितीयक विरोधाभास में संबंध, राष्ट्रीय आंदोलन का वर्गीय चरित्र, बर्जुआ एवं अन्य सामाजिक वर्गों के बीच संबंध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके नेतृत्व आदि पर प्रकाश डालते हैं। किंतु अपनी तमाम सीमाओं के बीच मार्क्सवादी दृष्टिकोण या परंपरा ही ऐसी है जिसमें कृषक विरोधी के बहुसंख्यक अध्ययन आते हैं। साम्राज्यवादी या नव साम्राज्यवादी संप्रदाय इस पक्ष के बारे में लगभग पूरी तरह खामोश रहा और राष्ट्रवादी का योगदान बहुत ही कम रहा। सबाल्टर्न या उपाश्रयवादी इतिहास लेखन। लेकिन हाल में इतिहास लेखन का एक नया संप्रदाय सामने आया है, जिसे लोकप्रिय शब्दावली में उपाश्रयवादी यानी सबाल्टर्न समुदाय भी कहा जाता है। इसमें पहले के समस्त इतिहास लेखन को ऐसा अभिजनवादी इतिहास लेखन कह कर रद्द कर दिया गया जिसके पास जनता के इतिहास की समझ में योगदान देने को कुछ भी नहीं है। इसमें इस पुराने तगंजर और अभिजनवादी इतिहास लेखन की जगह उस चीज़ को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे नया उपाश्रयवादी या जनता का इतिहास लेखन कहा गया है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन के संस्थापक रंजीत गुहा को माना जाता है। 1980 में यह दृष्टिकोण स्थापित हुआ कि आगे इस दृष्टिकोण को स्थापित करने में पार्थ चटर्जी ने भूमिका निभाई। भारत में ज्ञानेंद्र पांडे, उर्वशी बुटालिया, रितु मेनन आदि इस दृष्टिकोण के प्रवर्तक रहे हैं। एक आधुनिक विद्वान सुमित सरकार भी इस दृष्टिकोण के प्रभाव में लिखते रहे हैं। विशेषताएं इस दृष्टिकोण के अनुसार चाहे वे साम्राज्यवादी इतिहासकार लेखन हो अथवा मार्क्सवादी या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, सभी एक समान दोष के शिकार हैं। ये सभी दृष्टिकोण राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं की भूमिका को अधिक करके दर्शाते हैं, जबकि किसी भी आंदोलन में जनसामान्य नेतृत्व को दिशा देता, न कि नेतृत्व जनसामान्य को। उन्होंने इतिहास के विश्लेषण में नेतृत्व की भूमिका की जगह सामाजिक प्रक्रिया पर अधिक बल दिया है। योगदान इस दृष्टिकोण में जनजाति और किसान आंदोलन के अध्ययन में विशेष योगदान दिया है तथा प्रत्येक आंदोलन में निचले स्तर के दबाव को दर्शाने का प्रयास किया है। अब अध्याय 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय व्यापार का उद्भव और विकास। कैसे यूरोपीय व्यापार का उद्भव और विकास हुआ है, चलिए देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत के व्यापारिक संबंध यूरोप के साथ कायम रहे थे। भारत की समृद्धि की कहानी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती रही थी। प्राचीन काल में ग्रीक तथा रोमन लोगों ने भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध कायम रखे थे। मसाले, रेशम, नील, सूती वस्त्र आदि वस्तुओं की यूरोप में अत्यधिक मांग थी। यही वजह है कि पूरब तथा पश्चिम के बीच व्यापारिक गतिविधियां सदा लाभदायक मानी जाती रही है। इस्लाम के उद्भव तथा बिजेंटियन साम्राज्य के पतन के पश्चात भूमध्य सागरीय क्षेत्र अरब व्यापारियों के नियंत्रण में आ गया। अतः अब यूरोपीय व्यापारियों का पूर्वी विश्व से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रह गया। अतः एशियाई क्षेत्र के व्यापार पर अरब व्यापारियों का तथा यूरोपीय क्षेत्र के व्यापार का वेनिस तथा जेनोवा यानी इटली, अभी प्रेजेंट में इटली में है, के व्यापारियों का कब्जा हो गया। इन व्यापारियों के द्वारा पूर्वी वस्तुओं की बिक्री पर एकाधिकार कायम कर लिया गया। पूर्वी वस्तुओं के मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। पूर्वी वस्तुओं में मसाले अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। उस समय मसाले की जरूरत मांस को सुरक्षित करने के लिए की जाती थी। अतः यूरोपीय देशों को इटालियन व्यापारियों से अत्यधिक मूल्य पर मसाले खरीदनी होती थी। स्वाभाविक था कि यूरोपीय देशों में इटालियन व्यापारी एकाधिकार के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरंभ हो गई थी। इस तथ्य ने भौगोलिक अन्वेषण तथा नई दुनिया की खोज की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। इस प्रक्रिया में पहल पुर्तगाल तथा स्पेन के राजतंत्रों के द्वारा की गई। इसका परिणाम था कि सर्वप्रथम अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जो एक इटालियन नाविक था तथा जिसे स्पेन की रानी इसाबेला का समर्थन प्राप्त हुआ था, 1492 में अमेरिका का पता लगाया। उसने पश्चिम मार्ग से पूर्व के मसाले द्वीप पर पहुंचने का प्रयास किया था।
कोलंबस तो यही सोचकर मर गया था कि उसने पूर्वी दुनिया का पता लगा लिया है। उसके अधूरे काम को आगे पुर्तगाली नाविकों ने पूरा किया। वैसे कोलंबस की खोज भी विश्व इतिहास की अति महत्वपूर्ण घटना थी। आगे यह बात सिद्ध हो गई, क्योंकि अमेरिका से प्राप्त कीमती धातु के बिना पूर्वी विश्व के साथ व्यापार संभव नहीं था। पुर्तगाली नाविकों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट से भारत की ओर बढ़ने का प्रयास किया। इस क्रम में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्मासा अंतरीप की खोज की तथा आगे 1498 में वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंच गया। वास्को डी गामा के कालीकट आगमन के साथ भारत तथा यूरोप के बीच संबंधों का एक नया अध्ययन प्रारंभ हुआ। वैकल्पिक मार्ग की खोज के परिणाम स्वरूप भारत तथा यूरोप के बीच सीधा सामुद्रिक संबंध कायम हो गया। अतः उचित यातायात साधनों की कमी से उत्पन्न वह तकनीकी बाधा समाप्त हो गई जो लाल सागर के मार्ग से व्यापार में कायम थी। दूसरे शब्दों में, लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच सुएज नहर निर्माण से पूर्व सीधा जुड़ाव नहीं था, अपितु थोड़ा भूमि मार्ग भी पार करना होता था। यह एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि व्यापारिक सामग्री को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ले जाने के लिए बड़ी संख्या में भारवाहक पशुओं की जरूरत होती थी। किंतु उत्मासा अंतरीप के रास्ते से सीधे समुद्रिक मार्ग कायम हो जाने से यह बाधा दूर हो गई। भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप एक व्यापारिक संरचना कायम हुई, जो पश्चिम में अमेरिका से लेकर पूर्व में चीन या तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गई। आगे अमेरिका से प्राप्त कीमती धातु के कारण यूरोपीय कंपनियों के द्वारा एशियाई व्यापार का संचालन संभव हो सका। किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इटालियन मसाला के एकाधिकार को चुनौती भौगोलिक अन्वेषण का महज एक प्रेरक कारक था। इसके लिए कुछ अन्य कारक भी उत्तरदायी थे। यही वह काल था जब यूरोप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रहा था। इस काल में सामंती ढांचा टूट रहा था तथा व्यावसायिक पूंजीवाद का उद्भव हो रहा था। पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद के पतन के साथ साथ राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हो रहा था। यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों के द्वारा वाणिज्यवादी नीति को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। वाणिज्यवादी नीति का बल कीमती धातुओं के संग्रह तथा निर्यात के प्रोत्साहन पर था। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक समुद्र पार विस्तार पर बल दे रहे थे। फिर वही यह काल है जब यूरोप पूर्ण जागरण तथा प्रोटेस्टेंट आंदोलन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। पूर्ण जागरण द्वारा प्रेरित खोजी दृष्टि ने भौगोलिक खोज एवं वैज्ञानिक अन्वेषण को बल प्रदान किया। धर्म सुधार आंदोलन ने विरोधी पंथों के लोगों में एक प्रकार के धार्मिक उत्साह को प्रेरित किया। रोमन कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट दोनों प्रसार के लिए इच्छुक और संकल्पित थे। हमें यह याद रखना चाहिए कि वास्को डी गामा की साहसिक यात्रा व्यापारिक उद्देश्य के साथ साथ एक मिशनरी उद्देश्य से भी प्रेरित थी। इस काल में चूंकि यूरोपीय अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था, अतः यूरोप में पूर्व से आने वाले वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। अंत में नवीन दृष्टिकोण के उद्भव ने तकनीक विकास को भी प्रोत्साहन दिया। इस काल में नौ परिवहन के क्षेत्र में नवीन तकनीकी विकास देखा गया। उदाहरण के लिए एस्ट्रोलैब, दिशा सूचक यंत्र आदि का विकास। इस प्रकार नवीन तकनीकी विकास के कारण नौ परिवहन गतिविधियों में तीव्रता आई। अब है यूरोपीय कंपनियां। वास्को डी गामा ने जब मालाबार तट पर लंगर डाला तो अरब व्यापारियों के द्वारा पुर्तगीजों का विरोध किया गया, किंतु कालीकट के शासक जमोरिन ने पुर्तगीज व्यापारियों को संरक्षण दिया। जब वास्को डी गामा अपने जहाज़ों में मसाले लेकर लौटा तो ये मसाले यूरोप में 60 गुना अधिक दाम में बिके। इस तथ्य ने पूर्वी मसाले व्यापार के आर्थिक महत्व को उजागर कर दिया। डी अल्मीडा के अधीन भारत में पुर्तगीज गवर्नर का पद स्थापित किया गया। डी अल्मीडा के काल में पुर्तगीजों का संघर्ष ओरमुज के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए मुस्लिम शक्तियों से हुआ। अंत में 1508 में पुर्तगीज ओरमुज पर कब्जा करने में सफल रहे। डी अल्मीडा के अधिकारी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया। इस प्रकार उसने पुर्तगीज का क्षेत्रीय राज्य की आधारशिला रखी। फिर पुर्तगीजों ने भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना आरंभ किया। अतः उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ कदम बढ़ाया।
तथा इंडोनेशिया में भी अपने किलेबंद फैक्ट्री की स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने पश्चिम ओरमुज से पूरब में मलक्का तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक अपना वर्चस्व स्थापित किया। पुर्तगीज में समुद्री साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। पुर्तगीजों ने एशिया में प्रचलित खुले समुद्र की नीति को धक्का पहुंचाया तथा सामुद्रिक गतिविधियों को पूरा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। पुर्तगीज व्यापारियों ने मसाले, घोड़े, गोला बारूद तथा कुछ अन्य सामग्रियों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। सबसे बढ़कर उन्होंने कार्टेज पत्र की शुरुआत की। यह एक प्रकार का पारपत्र होता था जो भारतीय व्यापारी पुर्तगीजों से प्राप्त करते थे, तभी वे अपने जहाज समुद्र में ले जा सकते थे, अन्यथा उनके जहाज को युद्ध का माल समझकर लूट लिया जाता। फिर पुर्तगीजों ने भारत में धार्मिक कट्टरता भी दिखाई तथा लोगों को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त पुर्तगीजों ने व्यापार के साथ लूटपाट की नीति जारी रखी। अतः पुर्तगीजों के एक नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। पुर्तगीजों का व्यापारिक एकाधिकार तब टूटा जब 17वीं सदी के आरंभ में डच एवं ब्रिटिश कंपनी का आगमन हुआ। इस तब ब्रिटिश कंपनी अपने स्वरूप में भी पुर्तगीज कंपनी से अलग थी। पुर्तगीज कंपनी जहां राजकीय एकाधिकार में काम करती थी, वहीं डच और ब्रिटिश कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनी थी, जिन्हें हम आज की बहुराष्ट्रीय कंपनी का पूर्वज मान सकते हैं। फिर इस कंपनियों को अपनी सरकार का समर्थन प्राप्त था। सरकार से ही इन्हें व्यापारिक एकाधिकार का चार्टर मिलता था तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें सरकार से नौसैनिक सहायता भी प्राप्त होती थी। आरंभ में डच कंपनी की तरह ब्रिटिश कंपनी भी पूरब के मसालों व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रयासरत थी। यही वजह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हुई थी, न कि भारत के लिए। डच तथा ब्रिटिश कंपनी ने पुर्तगीज कंपनी को उन्हें अधिकांश भूभाग से वंचित कर दिया। पुर्तगीजों ने ओरमुज का क्षेत्रीय ब्रिटिश के हाथों गंवा दिया तो मलक्का क्षेत्र डचों के हाथों, और फिर अंत में पुर्तगीज भारत के गोवा, दमन एवं दीव में सिमट कर रह गए, जहां से स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा 1961 में बलपूर्वक बाहर किए गए। वस्तुतः पुर्तगाल एक छोटा सा देश था, उसके पास संसाधन भी सीमित थे। पूर्वी व्यापार का भी वास्तविक लाभ पुर्तगाल को ना ही मिल पाता था, क्योंकि पुर्तगाल मध्यस्थ और बिचौलियों से प्राप्त कर्ज के आधार पर इस व्यापार को आगे बढ़ा रहा था। इसलिए इस व्यापार का मुनाफा इन बिचौलियों को प्राप्त होता। यही वजह है कि पुर्तगीज ब्रिटिश और डच शक्ति का मुकाबला नहीं कर सके। तत्पश्चात पूर्वी मसाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए डच एवं ब्रिटिश शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा हुई। अंत में डच इंडोनेशिया में स्थापित हो गए तथा ब्रिटिश भारत में। ब्रिटिश सरकार को भारत में पांव जमाने में कठिनाई हुई थी, क्योंकि उन्हें पुर्तगीजों के विरुद्ध मुगल शासक का विश्वास जीतना पड़ा। किंतु भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्रिटिश फैक्ट्रियां स्थापित हो गई। भारत में ब्रिटिश और डच कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान है। भारत में मसाले की जगह सूती वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र के निर्यात को प्रोत्साहन देना। इन्होंने भारत से बाहर सूती वस्त्र तथा रेशम वस्त्र के लिए एक बड़ा बाजार प्राप्त किया। इन्हीं दोनों कंपनियों के द्वारा भारत में 17वीं सदी में एक व्यापारिक क्रांति लाई गई। डच एशिया के अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भारतीय वस्तुओं का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए वे भारत के कोरोमंडल तट से बेहतर किस्म के सूती वस्त्र का निर्यात करते थे तथा उनके बदले डच दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले की उगाही करते थे। फिर वे बंगाल से कच्चे रेशम एवं अफीम भी प्राप्त करने लगे। उसी प्रकार ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 17वीं सदी में बड़ी मात्रा में कोलिको यानी वस्त्र का निर्यात किया गया। यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी हैं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के प्रधानमंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में किया गया था। भारत में 1667 में इसका आगमन हुआ तथा इसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तत्पश्चात मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रगिरी, माही कई क्षेत्रों में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई। इस प्रकार यद्यपि फ्रांसीसी देर से आए थे, किंतु उन्होंने भारत में तेजी से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया।
फिर भारत में ब्रिटिश के प्रतिद्वंदी के रूप में फ्रांसीसी का उद्भव तथा इसने कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपीय कंपनियां भारत से जो वस्तुएं खरीदी उनके बदले उन्हें देने के लिए वस्तुएं नहीं थी, अतः आरंभ में उन्होंने व्यापार की यह रकम यूरोप की कीमती धातु लाकर पूरा किया। यद्यपि अंतर क्षेत्रीय व्यापार से भी वे कुछ मुनाफा प्राप्त करती, किंतु निवेश के लिए वह रकम अपर्याप्त थी। इस तथ्य ने भारत में यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना तथा भारतीय शक्तियों के विरुद्ध अंग्रेजी सफलता के कारण ब्रिटेन द्वारा भारत की विजय उस प्रक्रिया का हिस्सा थी जिसने ब्रिटेन को विश्व के सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो सफलतापूर्वक पूर्ण जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सुधार की प्रक्रिया से गुजर चुका था। वाणिज्यवादी प्रसार में वह फ्रांस जैसे देशों को भी पीछे छोड़ चुका था। मात्र ब्रिटेन ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप व्यावसायिक क्रांति के चरण से गुजरते हुए उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के प्रभाव में विस्तारवादी नीति को क्रियान्वित कर रहा था। वास्को डी गामा उस विस्तारवादी आंदोलन का प्रतीक था। नए नए व्यावसायिक मार्गों की खोज हो रही थी। जब यूरोप इस विकास की प्रक्रिया पूरी कर रहा था तो उसके ठीक विपरीत भारत में आर्थिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो चुकी थी। भारत अभी भी मध्यकालीन मान्यताओं से ग्रस्त था और इसकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था मध्ययुगीन मान्यताओं पर आधारित थी। मुगल साम्राज्य के मरणोपरांत भारत महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति रह गया था, क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही साम्राज्य का आदर्श धराशायी हो गया था। मराठा जैसे नवोदित शक्ति से एक विशाल साम्राज्य निर्माण की अपेक्षा की जा सकती थी, किंतु मराठा परिसंघ आपसी फूट के कारण कमजोर पड़ गया था। जहां ब्रिटिश लोगों में देशभक्ति तथा राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी, वहीं भारतीयों के दृष्टिकोण क्षेत्रीय एवं संकीर्ण था। ब्रिटिश विजय एक आधुनिक देश की सामंतवादी देश पर विजय के समान थी। ब्रिटेन ने अपने यहाँ सामंतवादी अनेकता को समाप्त कर स्वयं को एक ऐसे आधुनिक राष्ट्र के रूप में ढाल लिया था जो पूंजीवादी के उत्थान एवं विस्तार पर निर्भर था। जैसे कि आधुनिक राष्ट्रों के इतिहास से प्रमाणित होता है कि पूंजीवादी राष्ट्र सामंती राष्ट्रों से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये सामंतवादी व्यवस्था की तुलना में उत्पादन के उच्च तकनीक पर निर्भर होते हैं। सामंतवादी व्यवस्था की तुलना में पूंजीवादी राष्ट्रों में देशभक्ति तथा राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है और राष्ट्रीय एकात्मकता, सहयोग की प्रकृति तथा व्यवस्था की शक्ति जैसे गुण पूर्ण विकसित होते हैं। संकुचित दृष्टिकोण के कारण ही भारतीय शासकों ने अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित करने के लिए विदेशी शक्तियों से सहायता लेने से परहेज नहीं किया। भारतीय सैनिकों में आकुशलता का प्रदर्शन भी इसी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अक्सर देखा गया कि जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश कमांडर के नेतृत्व में महत्वपूर्ण युद्ध जीत लेता था, वही भारतीय कमांडर के साथ छोटी सी यूरोपियन सेना से पराजित हो जाता था। क्षेत्रीय शासकों द्वारा ब्रिटिश विस्तार का जो भी प्रतिरोध किया गया वह एकीकृत नहीं था, क्योंकि भारतीय राज्य क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूपों में विभाजित थे। महज बक्सर के युद्ध को छोड़कर कभी भी भारतीय राज्य ब्रिटिश के विरुद्ध कोई संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके। सिख, मराठा तथा मैसूर जैसी महान शक्ति पृथक पृथक होकर ही ब्रिटिश का सामना करती रही। ब्रिटिशों के समक्ष पराजित हो जाने में शासकों की सांस्कृतिक विफलता को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए, क्योंकि 18वीं सदी तक भारत तथा यूरोप के मध्य की सांस्कृतिक दूरी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी, जिसे किसी शासक द्वारा पटाने का प्रयत्न नहीं किया गया। हैदर अली तथा महादजी सिंधिया जैसे नेताओं ने भी यूरोपीय प्रसार को महज एक सैनिक चुनौती माना तथा इससे निपटने के लिए यूरोपीय आधार पर सैन्य संगठन को प्राथमिकता दी। मात्र टीपू ही एक ऐसा शासक था जिसने एक कदम आगे बढ़कर सैनिक सुधार के साथ व्यापार एवं उत्पादन में विकास के प्रयास किए। शासकों से चूक यह हुई कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को अपनाने की गरज से यूरोपीय ग्रंथों का अनुवाद अथवा कोई अकादमिक संस्था स्थापित करने की बात नहीं सोची गई। भारतीय शासकों में दूरदर्शिता का अभाव था, क्योंकि उत्तर मध्यकाल तक भारत में हो रहे निरंतर वैज्ञानिक प्रगति की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी, जिससे प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में ये यूरोपीय चुनौती का जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए।
भारत में तकनीकी पिछड़ेपन का दुष्परिणाम सभी क्षेत्रों में महसूस किया गया। उदाहरण के लिए, इससे जहां भी भारत एक उन्नत सैन्य प्रविधि विकसित नहीं कर पाया, वहीं तकनीकी पिछड़ेपन की वजह से उत्पादन की नई प्रणाली का विकास भी नहीं कर पाया। चाहे वह कृषि का विकास हो अथवा उद्योग एवं व्यापार के विकास का मामला हो, भारतीय व्यवस्था हर जगह यूरोपीय व्यवस्था से 19 ही ठहरी। वाणिज्य व्यापार में गिरावट के कारण लोगों की आर्थिक दशा भी खराब हो गई। दूसरी तरफ युद्ध, लूट तथा करारोपण के भार से भी जनता आक्रांत थी। भारत में यूरोपियों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण था कि वे सैन्य विज्ञान एवं सैन्य तकनीक में भारतीयों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थे। ब्रिटिशों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जो किसी भी भारतीय शक्ति के पास नहीं थी। अतः यूरोपीय शक्तियों को भारत से दूर करने अथवा उनसे अपने समुद्रिक व्यापारियों की रक्षा करने में भारतीय शासक सक्षम नहीं थे। यही कारण है कि भारतीय सैनिक साहस के मामले में यूरोपियों से ज़्यादा मजबूत होते हुए भी पराजित हुए। हैदर अली जैसे प्रभावशाली कमांडरों की हार निश्चित रूप से प्रभावशाली सैनिक तथा संसाधनों के अभाव के कारण हुई थी। उपरोक्त कारणों के साथ सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिटिश पक्ष निष्पक्ष लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर भारतीयों का प्रतिरोध कर रहे थे, और यह लक्ष्य था भारत की विजय कर वहां से अधिकाधिक मुनाफा कमाना। अतः ब्रिटिशों की विजय एक प्रकार के लाभ प्रेरित वीरता का परिणाम था। ब्रिटिशों को अपने विजय अभियान में भारतीयों की प्रतिस्पर्धा तथा विभाजित समाज से भी पूरा लाभ प्राप्त हुआ। चूंकि ब्रिटिश साम्राज्य तथा सामाजिक मान्यताओं में कोई सीधा टकराव नहीं था, ऐसे में भारतीय लोग, जिनकी राजनीतिक से ज़्यादा धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता में रुचि थी, साम्राज्यवादी प्रसार को सीधी चुनौती नहीं दे सके। कालांतर में जब तक राष्ट्रवाद का विकास हुआ, तब तक ब्रिटिश भारत में दृढ़तापूर्वक जम चुके थे। भारत में एक ठोस मध्य वर्ग का विकास नहीं होना भी ब्रिटिशों के पक्ष में गया। यद्यपि यहाँ भी जगत सेठ तथा अमीरचंद जैसे धनपति थे, जो वाणिज्य व्यापार में रुचि लेते थे, परंतु सामंती शक्ति के अधीन होने के कारण इनके कदम उनके प्रगतिशील नहीं थे कि वे समाज के अंदर आधारभूत परिवर्तन को जन्म दे सके। इनकी प्रतिबद्धता शासकों के साथ थी, न कि जनता के साथ। प्लासी युद्ध से पूर्व जगत सेठ तथा अमीरचंद जैसे धनवानों का ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में मिल जाने से इसी अर्थ में समझा जा सकता है। चीन के विपरीत, जहां अफीम युद्ध में पराजय के पश्चात चीनी बुद्धिजीवियों ने पराजय का कारण की पड़ताल आरंभ की थी, भारतीय बुद्धिजीवियों ने इस मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका मुख्य कारण यह था कि आरंभ में ही इन्होंने अपने को राजनीतिक मामलों से अलग रखा था। भारत में ब्रिटिश विजय की तीव्रता कुछ हद तक यूरोपीय घटनाओं का भी परिणाम हो सकती है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिशों का फ्रांस विरोधी रुख का भी परिणाम हो सकता है। विभिन्न यूरोपीय देशों को व्यापार वाणिज्य से पृथक कर देने की ब्रिटिश नीति ने भारतीय विजय को संभव बनाया। ब्रिटिश विजय का स्वरूप। भारत में ब्रिटिश विजय के स्वरूप के संदर्भ में मतभेद रहा है। मतभेद के निम्नलिखित बिंदु उभर कर सामने आए। क्या यह विजय अकस्मात था? क्या यह विजय सुनियोजित था? अकस्मात विजय के सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है कि ब्रिटेन ने संयोग से भारत को जीत लिया, क्योंकि भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने की ब्रिटिश सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी इच्छा के विरुद्ध शासक बन बैठी, परंतु जब शासक बनी तब उन्होंने भारतवासियों की असीमित सेवा की। इसके विपरीत एक दूसरी अवधारणा के अनुसार ब्रिटिश भारत में एक शक्तिशाली तथा स्थिर साम्राज्य के निर्माण की योजना लेकर ही आए थे, और फिर वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक के बाद एक क्षेत्र की विजय करते चले गए। गहराई से अवलोकन करने पर ऐसा लगता है कि दोनों प्रकार के विजय अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। यद्यपि यह सही है कि आरंभ में कंपनी साम्राज्य निर्माण के उद्देश्य से प्रेरित नहीं थी, परंतु यह भी सही है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल कंपनी का लक्ष्य भी बदलता रहा। कंपनी की नीतियों का उद्देश्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश आधिपत्य में लाना था, जिससे ब्रिटेन के राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की वृद्धि हो। कंपनी ने घेरे की नीति, तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति, सहायक संधि प्रणाली,
साम्राज्य विस्तार की नीति, युद्ध द्वारा और बिना युद्ध के राज्य आहरण की नीति के द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की। इन सब नीतियों का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तथा भारत का आर्थिक शोषण था। ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए क्लाइव से कैनिंग तक प्रत्येक ब्रिटिश प्रशासक कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार था। ब्रिटिश समाज के कुछ वर्गों के राजनीतिक तथा नीति निर्धारण करने वाले डायरेक्टर भले ही भारत में साम्राज्य विस्तार के विरोधी रहे हों, लेकिन जो अंग्रेज भारत में आ चुके थे वे निश्चय ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न देख रहे थे। उसे समझने के बाद ही यह समझा जा सकता है कि भारत में रहने वाले अंग्रेज क्यों ब्रिटेन में रहने वाले अंग्रेज की अपेक्षा अधिक साम्राज्यवादी थे। जिन अंग्रेजों का भारत से कोई संबंध नहीं था, उनका दृष्टिकोण भिन्न था। भारतीय मामलों के प्रति एक आम अंग्रेज इसलिए तटस्थ था क्योंकि भारत के व्यापार का एकाधिकार व्यापारियों के एक छोटे से समूह को दिया गया था। इसलिए अधिकांश अंग्रेज भारत के बारे में अनभिज्ञ थे। आरंभ में वाणिज्य के क्षेत्र में भी भारत का महत्व अन्य देशों की तुलना में कम था। 17वीं-18वीं शताब्दी की औपनिवेशिक नीति और जहाजरानी कानूनों से स्पष्ट है कि ब्रिटेन एशिया एवं भारत के बजाय अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज में अधिक दिलचस्पी लेता था। परंतु अमेरिका से बाहर होने के पश्चात ब्रिटिश अधिकाधिक भारत पर संकेंद्रित होने लगे तथा बदलती हुई आवश्यकताओं के क्रम में भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटेन के व्यवहार भी बदलने लगे। जिस समय लॉर्ड वेलेस्ली का आगमन हुआ, उस समय ब्रिटिश कंपनी की प्राथमिकता थी फ्रांसीसी विस्तार को रोकना। अतः वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को ग्रहण किया। सहायक संधि प्रणाली घेरे की नीति यानी पॉलिसी ऑफ रिंग्स फेंस का ही हिस्सा थी। यह नीति भारतीय राज्यों के संदर्भ में कंपनी के द्वारा बक्सर की विजय के पश्चात प्रारंभ की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस काल में अहस्तक्षेप तथा सीमित उत्तरदायित्व की नीति अपनाई। पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया, किंतु कंपनी की घोषित नीति बनी रही भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार की नीति को अपनाना अंग्रेजों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। उसका प्रयत्न था कि वे अपने सुरक्षित घेरे में ही सीमित रहे। इस काल में अंग्रेज बहुत शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए वे भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। वे अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों के समान ही एक महत्वपूर्ण शक्ति थे। अन्य शक्तियों में मराठा, फ्रांसीसी निजाम और मैसूर के सुल्तान प्रमुख थे। फिर भी हस्तक्षेप की नीति नैतिकता पर आधारित नहीं थी। यह लचीला व्यवस्था थी जो विभिन्न गवर्नर जनरलों के अधीन बदली जा सकती थी। इस कारण कुछ अवसरों पर कंपनी ने भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में हस्तक्षेप भी किया। 1813 ईस्वी के पश्चात ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय राज्यों के प्रति एक नवीन नीति को ग्रहण किया। इसे अधीनस्थ पृथक्करण की नीति का नाम दिया गया। इस काल में लॉर्ड हेस्टिंग्स से डलहौजी तक लगभग सभी गवर्नर जनरलों का बल साम्राज्यवादी विस्तार पर रहा। सूक्ष्म दृष्टि से मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि यहाँ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति औपनिवेशिक उद्देश्य से ही परिचालित रही थी। यह वही काल है जब 1813 ईस्वी के चार्टर के माध्यम से भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया था। अतः अधिकाधिक भारतीय क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना बृहत्तर ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से परिचालित था, क्योंकि प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र में ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन देना संभव था। अतएव ऐसा माना जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश शक्ति का प्रचंड दिवस मुक्त व्यापार के सिद्धांत की प्रखर दोपहरी भी थी। इस तरह भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल बदलती रही। अतः ऐसा नहीं माना जा सकता कि बेखबरी के दौर में ही ब्रिटेन ने भारत को जीत लिया, क्योंकि यह बेखबरी की स्थिति कंपनी के लिए नहीं थी, वरना अगर यह थी तो केवल भारतीय राज्यों के लिए, क्योंकि वे भारतीय राज्य ही थे जो कंपनी के साम्राज्यवादी चरित्र को नहीं समझ पाए। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं
कि ब्रिटिश ने बेकवरी के दौर में ही भारत को जीत लिया। तो यह कथन आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। इसके विचार में ब्रिटिश कंपनी ने भारत जीतने की कोई भी योजना नहीं बनाई थी और ना ही भारत जीतने की लालसा से प्रेरित थी, किंतु उसने आकस्मिक और अनिच्छिक रूप से भारत को जीत लिया। किंतु उपयुक्त मत से सहमत होना कठिन है। यद्यपि यह सही है कि आरंभ में ब्रिटिश कंपनी के समक्ष भारत जीतने की योजना नहीं थी, किंतु यह भी सही है कि बदलती हुई परिस्थितियों ने कंपनी की महत्वाकांक्षा को जगाया तथा उसे राजनीतिक विजयों के लिए प्रेरित किया। कंपनी भारतीय व्यापार को जारी रखने के लिए भारतीय संसाधनों की तलाश में थी, किंतु जब तक मुगल साम्राज्य सशक्त था, कंपनी इस दिशा में सोच नहीं सकती थी। मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्य तथा भारतीय राज्यों की कमजोरी ने कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रेरित कर दिया। फिर आगे 1813 के चार्टर ने स्थिति में नाटकीय परिवर्तन ला दिया, क्योंकि अब भारत में ब्रिटिश उद्देश्य अधिक से अधिक क्षेत्रों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना था। इसी काल में लॉर्ड हेस्टिंग, ऑकलैंड, एलनब्रो तथा डलहौजी जैसे ब्रिटिश अधिकारी आए तथा इन्होंने अनियंत्रित प्रसार पर बल दिया। इसलिए अगर इस काल में बेखबरी थी तो वह भारतीय राज्यों के लिए थी, ना कि ब्रिटिश कंपनी के लिए, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी इस स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार थी। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और प्रसार एक संयोग था, ना कि किसी सुचिंतित नीति तथा मंसूबे का परिणाम। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में ब्रिटिश विजय का स्वरूप निर्धारण एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इस संदर्भ में हमें दो अतिवादी विचार देखने को मिलते हैं। एक के अनुसार ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में ही भारत को जीत लिया, अर्थात ब्रिटिश द्वारा भारत विजय का आकस्मिक घटना थी। ब्रिटिश की उपलब्धियों में शायद ही कोई उपलब्धि इतनी अनिच्छुक और आकस्मिक थी जितनी भारत की विजय। उपयुक्त विचार आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करता है। कंपनी ने अपनी स्थापना काल से ही भारत विजय की महत्वाकांक्षी योजना बना रही थी। जब 80 अंग्रेज 1599 में लंदन में एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना के लिए एकत्र हुए, तभी उन्होंने भारत विजय के लक्ष्य को निर्धारित किया था और फिर एक के बाद दूसरी सफलता प्राप्त करते हुए उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। किंतु सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात हमें ज्ञात होता है कि वास्तविक तथा उपयुक्त दोनों अतिवादी विचारों के मध्य में ढूंढा जा सकता है। यह सही है कि आरंभ में ब्रिटिश कंपनी का लक्ष्य पूरब के मसाले व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। वह एक व्यापारिक उद्देश्य से परिचालित थी। आरंभ में परिस्थितियां भी कंपनी के विपरीत थी तथा एक सशक्त मुगल साम्राज्य कायम था, किंतु आगे दो कारणों से कंपनी ने व्यापारिक उद्देश्य से थोड़ा अलग हटकर राजनीतिक उद्देश्य के संदर्भ में भी सोचना आरंभ कर दिया। प्रथम, मुगल साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दूसरे, कंपनी ने अपने व्यापारिक हितों का संवर्धन करने के लिए राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना आवश्यक समझा। वस्तुतः कंपनी के समझ एक महत्वपूर्ण समस्या थी, वाणिज्य व्यापार में निवेश की समस्या। इस प्रकार कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रज्वलित हो गई। फिर बदलते हुए हितों के अनुकूल कंपनी भारत के संदर्भ में अपनी नीति को भी परिवर्तित करती रही। तत्पश्चात सुनियोजित रूप से उसने भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण कर लिया। आरंभ में कंपनी भारतीय राज्यों के साथ समानता के लिए संघर्ष करती रही। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसका यह लक्ष्य पूरा हो गया। फिर 1765 में कंपनी ने भारतीय राज्यों के प्रति एक नई नीति की शुरुआत की। इसे हम घेरे की नीति के नाम से जानते हैं। सहायक संधि प्रणाली भी इस नीति का हिस्सा थी तथा इसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का विस्तार था। उस काल में कंपनी की संचार व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी। यही वजह है कि कंपनी ने भारतीय राज्यों पर अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण ही बनाए रखा। किंतु 1813 के पश्चात ब्रिटेन में औद्योगिक पूंजीवाद के विकास के साथ भारत के संदर्भ में कंपनी की नीति में नाटकीय परिवर्तन आया। 1813 के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को बल मिला। इसकी पहचान अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के
रूप में की जाती है, जिसका उद्देश्य था कि अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेना ताकि वहां ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जा सके। यही काल है जब लॉर्ड हेस्टिंग से लेकर डलहौजी तक एक के बाद एक साम्राज्यवादी प्रशासक भारत आए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि आरंभ में ब्रिटिश कंपनी की महत्वाकांक्षा व्यापारिक लाभ तक सीमित रही, किंतु आगे चलकर उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जग गई। फिर एक सुनियोजित नीति के तहत भारत में कंपनी का साम्राज्य स्थापित हुआ। कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए थे तथा वे भारतीय व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित करने से संबंध थे। दरअसल 17वीं सदी में भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने तथा भारतीय शासकों से अधिकाधिक रियायत प्राप्त करने के लिए इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा होती थी, परंतु ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों को होड़ अन्य कोई भी विदेशी कंपनियां इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाई। अब इन दोनों प्रतिद्वंदियों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होना था। इसी संघर्ष का परिणाम कर्नाटक युद्ध थे, जिनमें फ्रांसीसी शक्ति बुरी तरह असफल हुई और भारतीय व्यापार एवं राजनीति पर ब्रिटिश प्रभुता स्थापित हो सकी। दरअसल ब्रिटिश कंपनी की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा एक राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने का जो प्रयास 17वीं शताब्दी में औरंगजेब द्वारा विफल कर दिया गया था, वह मुगल सत्ता के कमजोर पड़ते ही पुनर्जीवित हो गया। पश्चिमी भारत में मराठा शक्ति तथा पूर्वी भारत में अलवर्दी खां के कठोर नियंत्रण ने इन कंपनियों को ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं होने दी, परंतु दक्षिण के कमजोर राज्यों ने इनका काम आसान कर दिया। ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा यूरोपीय मुद्दों से भी जुड़ी हुई थी। वस्तुतः यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र के प्रसार में ब्रिटेन तथा फ्रांस एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे। यूरोप में इन दोनों शक्तियों के मध्य के विवाद की प्रतिध्वनि भारत में भी सुनाई पड़ती थी, जहां पर इन देशों के संबंध कंपनियां आमने सामने होती थी। इसलिए कहा गया कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। ऐसे युद्ध में भारतीय शक्ति को भी एक पक्ष बनाना पड़ा, क्योंकि ऐसी लड़ाई अनिवार्य रूप से उनकी ही भूमि पर लड़ी जानी थी। इस लड़ाई का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि व्यापार के विशेषाधिकार के लिए प्रारंभ हुए ऐसे छोटे संघर्षों ने अंततः यूरोपीय शक्तियों को राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना की दिशा में प्रेरित किया। कर्नाटक क्षेत्र में 1744 से 1763 के मध्य 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध यूरोप से प्रारंभ हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष का विस्तार था। इस युद्ध से प्रभावित होकर ब्रिटिश कमांडर वारनेट ने शत्रुतापूर्ण कार्यवाही करते हुए कुछ फ्रांसीसी युद्धपोतों को जब्त कर लिया। इस पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर के युद्ध बेड़े की सहायता से मद्रास को जीत लिया। इस बीच कर्नाटक के नवनियुक्त नवाब ने, जिसकी भूमि पर यह युद्ध लड़ा जा रहा था, दोनों पक्षों में युद्ध बंद करने का आदेश दिया। प्रारंभ में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने नवाब से फ्रांसीसी जहाज़ों की रक्षा की अपील की थी, परंतु ब्रिटिश के नवाब के अधिकार का सम्मान तभी किया जब वे फ्रांसीसी सेना से घिर गए। अब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के विरुद्ध नवाब से सहायता की याचना की, परंतु डुप्ले के इस प्रलोभन के पश्चात मद्रास की विजय वह नवाब के लिए ही कर रहा था। नवाब शांत हो गया। फिर कालांतर में जब यह स्पष्ट हो गया कि डुप्ले अपने किए गए वादे से मुकर चुका है, तो नवाब अनवरुद्दीन ने डुप्ले के विरुद्ध एक सेना भेज दी। नवाब के लिए यह कदम घातक ही सिद्ध हुआ, क्योंकि एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने नवाब के 10,000 की सेना को सेंट टोमे नामक स्थान पर परास्त कर दिया। अंततः ब्रिटिश और फ्रेंच प्रतिस्पर्धा एक्स-ला-चैपल की संधि से समाप्त हो गई। यद्यपि कर्नाटक की युद्ध का सीधा जुड़ाव भारतीय राजनीति से नहीं था, तथापि भारतीय राजनीतिक पटल पर इसका व्यापक प्रभाव महसूस किया गया। इस युद्ध ने पहली बार यूरोपीय शक्तियों के समझ भारतीय राजनीति के खोखलेपन तथा सैन्य दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया। नवाब की इस हार ने यूरोपीय शक्तियों को भारतीय राजनीति में ज़्यादा दखल देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस युद्ध में यूरोपीय शक्तियों ने यह सबक सीखा कि पाश्चात्य तकनीकों
से लैस सेना, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, भारतीय शासकों को किसी भी युद्ध में परास्त कर सकती है। दूसरी तरफ यह भी प्रमाणित हो गया कि भारतीय सिपाहियों को भी या यूरोपीय तरीकों से प्रशिक्षित किया जाए तो वे भी यूरोपीय सैनिकों की तरह लड़ सकते हैं। इन निष्कर्षों से खासकर डुप्ले को काफ़ी हद तक प्रभावित किया और शायद यही निष्कर्ष द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण भी बना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी बंगाल आंग्ल द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा का ही विस्तार था, परंतु इस बार अंतर यह था कि इसमें काफ़ी हद तक फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी शामिल थी। इस बार डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी के राजनीतिक प्रभाव के प्रसार के लिए भारतीय शासकों की आपसी फूट का सहारा लेने का प्रयास किया था। वस्तुतः द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से जुड़ा हुआ था। हैदराबाद के निजाम आसफ जाह की मृत्यु के पश्चात नासिर जंग गद्दी पर बैठा, परंतु गद्दी के दूसरे दावेदार मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को निजाम के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसी तरह कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के विरुद्ध चंदा साहब ने विद्रोह कर दिया। डुप्ले इसी मौके की तलाश में था। उसने मुजफ्फर जंग तथा चंदा साहब को समर्थन देने का निश्चय किया तथा इनकी दावेदारी पक्की करने के लिए एक प्रशिक्षित सेना की मदद से अनवरुद्दीन को अंबूर के युद्ध में तथा नासिर जंग को दूसरे युद्ध में पराजित करने में सफलता पाई। यह सफलता डुप्ले की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। इससे न केवल उसे व्यापक धन की प्राप्ति हुई, बल्कि डुप्ले को मुजफ्फर जंग ने कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर भी बहाल किया एवं उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी प्रदान किए। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के अनुरोध पर उनकी रक्षा के लिए बुस्सी के नेतृत्व में एक फौज भी हैदराबाद के दरबार में स्थापित कर दी। इस बार हैदराबाद तथा कर्नाटक पर डुप्ले का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। फ्रांसीसी गवर्नर की इस सफलता के प्रति ब्रिटिश अधिकारी अनजान नहीं थे। इसने अनवरुद्दीन के पुत्र के पक्ष में फ्रांसीसियों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों को प्रथम सफलता कर्नाटक की राजधानी अकार्ट में मिली, जहां वह चंदा साहब को पराजित करने में कायम रही। इसका परिणाम यह हुआ कि त्रिचनापल्ली पर से फ्रांसीसी दबाव खत्म हो गया। ज्ञातव्य है कि त्रिचनापल्ली में ही हैदराबाद का उत्तराधिकारी सुरक्षित था। अकार्ट की पराजय फ्रांसीसी कंपनी के लिए विध्वंसक सिद्ध हुई। एक तो राजधानी से अब्दस्त चंदा साहिब की हत्या तंजौर में कर दी गई। दूसरे युद्ध में अत्यधिक व्यय को देखते हुए फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। नए फ्रांसीसी गवर्नर गेडेहू ने 1755 में ब्रिटिश कंपनी से एक अस्थायी संधि कर ली। कर्नाटक के दूसरे युद्ध ने ब्रिटिश की प्रधानता को स्पष्ट कर दिया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पराजय ने फ्रांसीसी कंपनी को पुनः प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, परंतु यूरोप 1756 में प्रारंभ हुए सप्तवर्षीय युद्ध ने इसका आधार तैयार किया। इस समय तक ब्रिटिश शक्ति प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर पूर्वी तट का स्वामी बन चुकी थी, परंतु फ्रांस ने जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की पराजय का बदला लेने को तत्पर था। सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होते ही भारत में ब्रिटिशों के सेंट डेविस किले पर हमला कर उसे जीत लिया। इस युद्ध के लिए फ्रांस से कुशल योद्धा काउंट डी लाली को विशेष रूप से बुलाया गया। लाली ने अपना बकाया धन वसूलने के लिए तंजौर पर भी हमला किया, परंतु ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण यह संभव नहीं हो पाया। अब लाली ने मद्रास पर पूरी शक्ति से हमला करने की योजना बनाई। इसके लिए हैदराबाद के दरबार में नियुक्त बुस्सी को सैनिक समेत बुला लिया गया। लाली का यह कदम निश्चय ही अदूरदर्शिता साबित हुआ, क्योंकि इससे हैदराबाद पर से फ्रांसीसी प्रभुत्व समाप्त हो गया, जबकि मद्रास पर क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत थी। पर्याप्त साधन के अभाव तथा विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों ने लाली की स्थिति कमजोर कर दी। अंततः 1760 में वांडीवास में निर्णायक लड़ाई हुई, जिसमें फ्रांसीसी की भयंकर पराजय हो गई। यद्यपि लाली ने मैसूर से सहायता की अपील की, परंतु यह भी व्यर्थ ही रहा और अंततः उसे 1761 में आत्मसमर्पण कर देना पड़ा। इस प्रकार दक्षिण में ब्रिटिशों को सर्वोच्चता निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई।
इस युद्ध का परिणाम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सर्वनाशी रहा। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक संधि के तहत यद्यपि पांडिचेरी फ्रांस को वापस मिल गया, परंतु इस शर्त पर कि वे यहाँ से सैन्य एवं राजनीतिक गतिविधियों का संचालन नहीं करेंगे। ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध फ्रांसीसी की पराजय फ्रांसीसी कंपनी के अंतर्निहित दुर्बलता का परिणाम थी। फ्रांसीसी कंपनी सरकार द्वारा नियंत्रित तथा संचालित होती थी। इसके अधिकांश निर्णयों में शासक की हठधर्मिता तथा राजनीति का व्यापक प्रभाव रहता था। दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था पहले व्यापार फिर राजनीति। ब्रिटिशों की शक्तिशाली नौसैनिक बेड़े ने भी भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि ब्रिटिश शक्ति अपने नौसैनिक बेड़ों की सहायता से भारत यूरोप व्यापारिक मार्ग का प्रभुत्व जमाने में सफल हुई। इसके अलावा फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझाव, कुशल नेतृत्व का अभाव एवं अंग्रेजों द्वारा बंगाल विजय आदि अनेक ऐसे कारक थे जिन्होंने ब्रिटिश शक्ति की स्थापना में भूमिका निभाई। अब पढ़ेंगे बंगाल।